गुड इवनिंग टीम। तो हमारे एज्योर के सीरीज में आज का जो टॉपिक है एज्योर स्टोरेज एंड डाटा प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको ध्यान से समझो। मैं इसको एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें स्टोरेज की क्यों जरूरत पड़ती है। राइट। तो एंटरप्राइज डाटा लिव्स इन स्टोरेज। जैसे एग्जांपल के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन में काम करते हो, वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में काम करते हो, तो इसका डाटा जो होता है कहीं स्टोर होता है। जैसे सबसे पहले तो हम साइन अप करते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल का डाटा है, आपका नाम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये जाके स्टोर हो जाता है। इसके बाद जो भी हम इसमें काम करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसका जो इनवॉइस है, उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, ये सब उसमें स्टोर होता है। बैंक वगैरह में अगर आपका जैसे है तो उसमें आप कुछ फाइल वगैरह अपलोड करते हो, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये सब भी जा करके स्टोरेज में स्टोर होता है। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर है बिना स्टोरेज डिवाइस के तो काम ही नहीं कर सकता। ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डाटा फ्लो होता है। और डाटा फ्लो तो डाटा का सोर्स होना चाहिए। तो डाटा सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज लेते हैं। लेकिन कोई एक डाटा सोर्स नहीं होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम उसी को डिटेल में देखने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है और कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोरेज है, जैसे हम एजोर क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। ट्रांजेक्शन स्टोर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो है बार बार आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ। या फिर जैसे बैंक वगैरह में जो फिनांस का ट्रांजेक्शन होता है, पैसे का लेन देन होता है, एक अकाउंट से क्रेडिट होता है, दूसरे से डेबिट होता है, इस प्रकार की जो चीजें हैं। ठीक है। एप्लीकेशन का डाटा, एप्लीकेशन डाटा मतलब जैसे आपका कोई वेबसाइट है, उसमें आप हेल्प का बटन दबा दिए, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसे आप क्लिक करते जाओगे, इंफॉर्मेशन और आती रहेगी, नई नई इंफॉर्मेशन। तो ये सब डाटा जो एप्लीकेशन का है वो भी स्टोर है। यूजर डाटा का मतलब होता है जो हम डालते हैं। अगर हम कोई फोटो अपलोड कर रहे, अगर हम फॉर्म फिल कर रहे, तो ये यूजर डाटा है, जो यूजर के द्वारा एंट्री होती है। एप्लीकेशन डाटा का मतलब ये होता है कि जो एप्लीकेशन बनाते समय उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती है, डाटा डाली जाती है, ताकि यूजर को कभी कोई हेल्प चाहिए, यूजर के इंस्ट्रक्शन के लिए वो डाटा काम करते हैं। फिर एनालिटिक्स डाटा होता है। एनालिटिक्स का मतलब वो कि हमारे साइट सॉफ्टवेयर में बहुत सारे यूजर आ रहे, काम करके जा रहे, लेकिन हम क्या कर रहे, उनके बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे। हमारा जो एनालिटिक्स का जो एल्गोरिथम बना हुआ है, वो चेक करता है कि किस यूजर को क्या पसंद है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं और आपको पुराने ब्लैक एंड व्हाइट गाने सुनने बहुत पसंद है, बार बार आप वही सर्च करते हो, तो अगली बार जब ओपन करोगे देखोगे कि आपको सामने ब्लैक एंड व्हाइट गाने ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका जो चॉइस है उसको स्टोर कर लेता है। तो व्यक्ति जिस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो पैटर्न की चीजें उनको दिखने लगती है, प्रमोट होने लगती है, या उसका एडवर्टाइजमेंट होने लगता है। तो ऐसी हमारा जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें भी आप जो बार बार परचेस करते हो वो चीज आती है। या कोई एक चीज को भी आप क्लिक करके देखने की कोशिश करते हो, तो नीचे सजेशन आ जाता है, उसके जैसी बहुत सारे आइटम दिखने लग जाती है। तो ये एनालिटिक्स कहलाती है। तो ये डाटा जो हमारा जो चॉइस है, हमारा पैटर्न है, ये भी कहाँ हो रहा है, स्टोर हो रहा है। किसमें हो रहा है, स्टोरेज में हो रहा है। एआई मॉडल्स वगैरह के जो डाटा रहते हैं, एआई मॉडल तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत हैवी डाटा पे काम करता है। तो वो डाटा भी डाटा स्टोरेज में रहता है। बिजनेस रिकॉर्ड्स वगैरह जो रहते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी के बहुत सारे ब्रांच है, अलग अलग कंट्री में ब्रांच है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो ये सब जो कंपनी का डाटा, ये भी क्या होगा, स्टोरेज में ही स्टोर होगा। तो स्टोरेज के बिना क्या बोल सकते हैं हम, कोई सॉफ्टवेयर का अस्तित्व नहीं है। राइट। तो स्टोरेज जो है बहुत जरूरी हो गया। एंटरप्राइज गोल क्या होता है, अगर स्टोरेज को जो हम लेने की कोशिश करते हैं, तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, आपको किन चीजों को ध्यान देना होता है। तो आप पहला तो देखते हैं सिक्योर, यानी आपको वो स्टोरेज डिवाइस लेना है जहां डाटा आपका सिक्योर हो। सिक्योर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है कि किसी के द्वारा चोरी ना कर लिया जाए, और एक सिक्योर सेफ का मतलब होता है कि आपका डाटा अपने आप डिलीट ना हो जाए। ठीक है ना, कोई स्टोरेज खराब हो गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सिक्योर होना चाहिए, आप निश्चिंत है कि आपका डाटा सेफ रहेगा। जैसे आप गूगल ड्राइव में आप रखते हो, गूगल फोटो में आप फोटो रखते हो, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से रख रहे हो, आज भी सेफ है आपका, क्योंकि वो स्टोरेज ही वैसा बना हुआ है, वो आपका सेफ रहेगा 10 साल, 20 साल, जब तक कि आप खुद से जाकर डिलीट नहीं करोगे।
तो ये सिक्योर पहले होना चाहिए। दूसरा फास्ट होना चाहिए। डाटा तो बहुत है, लेकिन आप आपको जिस डाटा की जरूरत पड़ रही है वो 5 मिनट बाद खुल रहा है, तो फिर क्या मतलब है? तो आपको फास्ट होने की स्पीड, आपको जो डाटा चाहिए कुछ मिली सेकंड में या ज्यादा से ज्यादा एक आध सेकंड में आपके सामने आ जाना चाहिए। स्केलेबल होना चाहिए। स्टोरेज का स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि 100 MB का मेरे लिए सफिशियंट है। तो 100 MB का मैंने क्या किया, स्टोरेज ले लिया। लेकिन जैसे काम करता रहा 6 महीने बाद पता चला कि 100 MB में से 90 MB जो है फुल हो चुका है, 10 MB बचा हुआ है। वो अलर्ट मैसेज डालेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी डिस्क जो है या तो क्रैश हो जाएगी और या फिर आपका एप्लीकेशन जो है काम करना बंद कर देगा, क्योंकि स्टोरेज ही नहीं मिलेगा ना, तो डाटा कहाँ रखेगा। तो स्केलेबल का मतलब ये होता है कि अब मैंने डिसाइड किया था कि 100 MB का मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब देखा कि 80 MB भर चुका है, 90 भरने जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 100 MB को बटन दबा करके कमांड दे करके 200 MB कर दूंगा। ना तो आपका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना आपको कोई डाटा में प्रॉब्लम आएगा। जस्ट कैपेसिटी मैंने चलते हुए एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन चालू है, बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, या कोई कैपेसिटी को कम करना है, कम भी कर सकते हो। तो लेकिन ये स्केलेबल बोलते हैं कि एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में है और आप डिस्क की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी होना चाहिए, एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट ये भी सोचा जाता है। और हाईली अवेलेबल होना चाहिए। हाईली अवेलेबल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको रिपेयर कर रहे हैं तो 4 घंटे के लिए आपका डिस्क बंद हो गया या आपका स्टोरेज बंद हो गया, तो एप्लीकेशन आपका बंद हो गया अपनी समझ में। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन इसी के ऊपर डिपेंड है। ये बंद हुआ कि एप्लीकेशन भी बंद, तो एप्लीकेशन चल ही नहीं सकता बिना डाटा के। और डाटा कहाँ है, स्टोरेज में। तो स्टोरेज की अवेलेबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए, 24/7 अप रहना चाहिए। थोड़ा सा भी कुछ मिली सेकंड के लिए, सेकंड्स के लिए भी बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ना। तो ये हाई अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कॉस्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कॉस्ट ऑप्टिमाइज का मतलब ये कि आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे पैसा बचाना है। तो जैसे मान लो आपका नया सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो, आपकी कंपनी बहुत छोटी है, तो आप डायरेक्ट बड़ा स्टोरेज नहीं लोगे, क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा हर महीने। तो आप पहले स्टार्टिंग छोटे से करोगे। आपको मिनिमम 50 MB का डाटा चाहिए, 50 MB का स्टोरेज लो, काम करो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा, आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका, जब आपको जरूरत नहीं थी तो आपने कॉस्ट को बचा लिया, जब आपको जरूरत है तो आपने उसको यूज कर लिया। फिर इसके बाद आता है एनालिटिक्स रेडी। एनालिटिक्स रेडी का मतलब होता है कि एनालिटिक्स में बहुत ही हैवी डाटा स्टोर होता है। यानी कि कोई कस्टमर जैसे डाटा एंट्री करता है तो एक साइन अप करते समय फॉर्म भरेगा, कुछ फाइल वाइल अपलोड करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर दिन भर काम कर रहा है, क्लिक कर रहा है इधर उधर, कोई पेज ओपन कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो सारी इवेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन डाटा भी स्टोर हो रहा है। हर व्यक्ति का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि वो कब कौन सा पेज खोल रहा है, क्या सर्च कर रहा है। ये इसको बोलते हैं एनालिटिक्स डाटा। तो एनालिटिक्स डाटा बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर का पैटर्न जानने के लिए, उसका टेस्ट क्या वो जानने के लिए ये लगा के रखती है, ताकि वो देखे कि कस्टमर ज्यादा कौन सी चीजों को यूज कर रहा है, कौन से पेज में बार बार आ रहा है। तो उससे क्या करते हैं कि वो ऐसा इंप्रूवमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, या उस प्रकार का ऑफर वगैरह उसके सामने शो करते हैं। तो ये एनालिटिक्स डाटा कहलाता है। और ये बहुत ही हैवी मात्रा में होता है ना। तो ये सब जो होता है, गोल होता है आर्किटेक्ट का, कि एप्लीकेशन जब डिजाइन करता है तो उस समय स्टोरेज को भी डिजाइन करता है। और एक एप्लीकेशन जो होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन, उसमें मल्टीपल स्टोरेज का यूज किया जाता है ना। कोई एक स्टोरेज 100% यूज नहीं होता, मल्टीपल स्टोरेज का सिचुएशन देख करके यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई बैंक का प्रोसेस है जिसमें 10 लाख ट्रांजेक्शन डेली एंट्री हो रहे, तो सोचो 10 लाख का ट्रांजेक्शन एंट्री हो रहा था, आपको उसको सेफ भी रखना है, और जब वो डाटा की जरूरत पड़ेगी तो आपको बहुत क्विकली डाटा दिखाना भी है। तो ये सब चीज के लिए हम इसमें काम करते हैं। तो जैसे कि 10 लाख ट्रांजेक्शन में क्या क्या हो सकते हैं, लॉग्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकता है, इनवाइस हो सकता है, इमेज हो सकता है, कस्टमर के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो ये डेली इतने ट्रांजेक्शन आपके स्टोर हो रहे हैं। तो अगर ये बैंक का एप्लीकेशन 10 साल तक चल रहा है, 20 साल तक चल रहा है, या 50 साल तक चल रहा है, आप इमेजिन करो डाटा कितना बढ़ जाएगा। एक दिन में 10 लाख ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, तो अगर ये 50 साल तक अगर एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है, और ये बढ़ते भी जाता है समय के साथ, और तो फिर इतने बड़े बड़े स्टोरेज अवेलेबल रहते हैं। टेराबाइट में जाता है, और टेराबाइट के ऊपर होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट के भी ऊपर होता है, बट जाने की जरूरत नहीं है। पेटाबाइट पे अभी तक पहुंचे नहीं हम, टेराबाइट तक आ गए। आगे चल के जब पेटाबाइट में पहुंच जाएगी दुनिया,
तो उसके आगे का फिर यूनिट के बारे में सोचेंगे, राइट। तो टेराबाइट और पेटाबाइट के स्टोरेज हमको आसानी से क्लाउड में मिल जाते हैं, इसीलिए लोग क्लाउड को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पर स्टोरेज का डिसीजन के बारे में देखते हैं। जैसे पहला लिखा है कि आपको एक फाइल स्टोरेज की जरूरत है, तो आप एजोर फाइल्स को यूज करोगे। एजोर फाइल्स एक स्टोरेज है। जैसे पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, हार्ड डिस्क में एक फोल्डर बनाते थे और उसको शेयर्ड कर देते थे, उसको बोलते थे शेयर्ड फोल्डर। तो शेयर्ड फोल्डर का मतलब ये होता है कि सर्वर में कोई फोल्डर को शेयर कर दिए, तो जितने भी डेवलपर्स हैं नेटवर्क के माध्यम से उस फोल्डर के अंदर के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें से डाटा रीड भी कर सकते हैं और उसमें राइट भी कर सकते हैं। तो हर कंपनी क्या करती थी, शेयर्ड फोल्डर बना के रखती थी। और जैसे मान लो कंपनी का इवेंट होता था, फोटोग्राफी होता था, तो जितने फोटोग्राफ होते थे 300 400 उसको शेयर फोल्डर में डालती थी। तो सब लोग जा करके उस फोल्डर को क्लिक करके और अपने फोटोग्राफ को देख भी सकते थे, उसको डाउनलोड भी कर सकते थे। तो ये शेयर्ड फोल्डर होता है, जस्ट जो कई लोगों को यूज करने के लिए होता है। ऐसी एजोर फाइल करके एक होती है स्टोरेज। तो एजोर फाइल्स में हम क्या करते हैं कि जो डाटा डालते हैं हम उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डाटा डाल सकते हैं, पीडीएफ हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, और इसको हम शेयर कर सकते हैं मल्टीपल रिसोर्स के बीच में, राइट। तो इसके लिए एक एजोर फाइल्स करके एक आता है। फिर इसके बाद जैसे मान लो कि आपको इमेज वगैरह, वीडियो, ये सब स्टोर करना है, यानी कि जिसका कोई स्कीमा नहीं होता, जिसका कोई पैटर्न नहीं। जैसे इमेज, इमेज एक डिफरेंट टाइप की फाइल है और वीडियो एक अलग प्रकार की फाइल है, ऑडियो फाइल वो एक डिफरेंट है। तो इस प्रकार के डाटा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर एक ही स्टोरेज में रखना है तो उसको बोलते हैं ब्लॉब स्टोरेज। तो ये अभी जो आज की डेट में ब्लॉब स्टोरेज जो आ गया है, ये बहुत सुविधा हो गया। देखो, जब स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे हम लोग, तो जनरली उसमें दो प्रकार का काम होता था। एक काम क्या होता था कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना देते थे इमेज नाम का, और जो भी फोल्डर हमारा अपलोड होता था, जो भी फाइल्स अपलोड होती थी, वो फाइल्स उस फोल्डर के अंदर जा चले जाती थी और फोल्डर को स्ट्रक्चर भी रखते थे। तो ये पैटर्न फिर पुराना हो गया, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो फिर हम लोग क्या किए थे कि जो इमेज फाइल होती है या कोई भी फाइल होती है, उसको बाइट अरे में कन्वर्ट करके डाटाबेस के टेबल में स्टोर करते थे। तो उसका जो कॉलम बनाते थे एक, वो बाइट अरे टाइप का बनाते थे, जिसमें आपका बाइट अरे स्टोर हो जाता था। और वापस से जब उसको इमेज को खींचते थे वहां से और उसको यूआई में रेंडर करके दिखाते थे, तो हमको इमेज, ये इनवाइस हो गया या फोटो हो गया, दिखाई देता था। फिर लेकिन इसके बाद जो लेटेस्ट अभी अपडेट चल रहा है वो चल रहा है ब्लॉब। तो हम क्या करते हैं कि जो भी फाइल अपलोड होता है वो ब्लॉब के अंदर जाके स्टोर होता है। तो जैसे ब्लॉब के अंदर कोई भी फाइल स्टोर होती है, तुरंत उसका एक ब्लॉब यूआरएल जनरेट होता है। और जो ब्लॉब यूआरएल जो जनरेट होता है, उस यूआरएल को हम क्या करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करते हैं। अगर वो व्यक्ति दोबारा अपना प्रोफाइल फोटो खोलने की कोशिश करता है, तो पहले एपीआई के द्वारा डाटाबेस से ब्लॉब यूआरएल खींच के लाया जाता है। फिर वो ब्लॉब यूआरएल से ब्लॉब के अंदर का इमेज उठाया जाता है और फिर हमारे स्क्रीन पे दिखा देते हैं, भाई ये तुम्हारा फोटोग्राफ है। तो ये ब्लॉब स्टोरेज अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। तो अगर डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को अगर एक ही जगह स्टोर करना है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है कि ब्लॉब स्टोरेज। इसमें फाइल किस टाइप का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। जैसे वो अपलोड होगी उसका एक यूआरएल बन जाएगा। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें बड़े बड़े फाइल, जैसे कि 400 MB का, 1 GB का, इतनी बड़ी बड़ी फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जनरली जैसे यूट्यूब जो आप देख रहे हो, जिसमें बहुत सारे वीडियोज है और आप उसको सर्च करते हो और बड़ी आसानी से वो वीडियो चालू हो जाता है। मान लो कोई वीडियो 5 GB का है, लेकिन आप वो पिक्चर को देखने की कोशिश करते हो, पिक्चर तुरंत आपके मिली सेकंड में चालू हो जाता है। 5 GB का थोड़ी ना डाउनलोड होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। तो ब्लॉब स्टोरेज में अगर आपका वीडियो है, ऑडियो है, तो उसको आप स्ट्रीमिंग करके भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा एक बार डाउनलोड करोगे तभी इसको चला के देखोगे। तो यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये लोग भी जब अगर एजोर यूज करें तो डेफिनेटली ब्लॉब स्टोरेज यूज करते हैं अपने ज्यादा कैपेसिटी के जो फाइल्स होती है, वीडियो फाइल वगैरह को स्टोर करने के लिए। अब जैसे मान लो मैसेजिंग वगैरह आपको स्टोर करना है, तो इसके लिए क्यू क्यू करके एक स्टोरेज होता है एजोर में। तो मैसेजिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट होता है। तो आपस में जो कम्युनिकेट होता है किसके द्वारा होता है, क्यू के द्वारा होता है। जैसे मान लो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक ए बी से बात कर रहा है, वो सुन करके तुरंत जवाब दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो ए और बी के बीच में
अगर ए अचानक कोई काम में बिजी हो गया और बी बोलते जा रहा है, तो ए तो जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो तो बिजी किसी काम में। जब वो फ्री होगा तो उसके बाद पलट के बोलेगा हाँ भाई क्या काम है। तो उस समय क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, आपकी इस परफॉर्मेंस की इशू आ जाएगी। तो ए और बी के बीच में अगर मान लो कोई पेपर रख दिया जाए या कोई नोटबुक रख दिया जाए, ठीक है, तो अगर मान लो बी को ए को कुछ बताना है तो क्या करेगा, नोटबुक में लिख देगा। अगर ए कुछ काम कर रहा है तो चलेगा, बी अपना कुछ वहां लिखना है लिख के चले जाएगा या बैठ जाएगा चुपचाप। जब वो फ्री होगा तो तुरंत नोटबुक में देखेगा, अच्छा कोई इंस्ट्रक्शन आ गया क्या, उसको पढ़ेगा और फिर उसके हिसाब से काम करेगा। अगर उसको जवाब देना है तो वापस उसमें लिख देगा। तो ये बीच का जो माध्यम वो क्यू है। और क्यू में जो डाटा रहता है ना, सीक्वेंस में आता है, एक के बाद एक आता है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति आया और उस नोटबुक में कुछ लिख दिया, दूसरा आया उसके नीचे लिख दिया, तीसरा आया उसके नीचे लिख दिया। तो जब सामने वाला ए जब फ्री होगा तो सबसे ऊपर वाला पहले पढ़ेगा, जिसको बोलते हैं फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो जो पहले लिखा है वही सबसे पहले एक्सेप्ट होगा आउटपुट के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो बीच में आपका एक माध्यम है, जो दो सर्विस को कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी देता है, उसको क्यू बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में जिसमें एप्लीकेशन छोटे छोटे सर्विस के रूप में अलग अलग डिप्लॉय होता है, लेकिन वो आपस में बात करता है क्यू के हिसाब से। ठीक है, तो क्यू क्या है कि स्टोरेज है जिसमें मैसेज स्टोर होता है। तो एक जगह से मैसेज आता है, दूसरी जगह से उसको रीड किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं एक है की वॉल्ट डाटा। तो की वॉल्ट डाटा क्या होता है कि जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हो गया, आईडी पासवर्ड हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, कुछ ऐसा चीज जो एकदम बहुत सिक्योर है, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसको हम की वॉल्ट में डालते हैं। तो हाईली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इसमें स्टोर रहता है, और इसमें हैकिंग होने का चांस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो इतना सिक्योर होता है, इसलिए कितना भी बड़ा एप्लीकेशन आप बनाओगे तो उस एप्लीकेशन के कुछ की होते हैं जो बहुत ही सिक्योर रखना पड़ता है, तो उसे की वॉल्ट के सर्विस के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद आता है टेबल। तो एजोर टेबल भी एक स्टोरेज है, लेकिन एजोर टेबल में आप जनरली किस प्रकार के डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन डाटा, जिसको बोलते हैं की वैल्यू मतलब जैसे मैक्स, एक की है तो मैक्स की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, फिर जैसे मान लो मीन, मीन की वैल्यू क्या है, 5। तो इस प्रकार का की वैल्यू का कॉन्फ़िगरेशन डाटा जो है जनरली हम क्या करते हैं, एजोर टेबल में स्टोर करते हैं। बट मैंने अभी लास्ट प्रोजेक्ट में कॉस्मो डीबी यूज किया था, क्योंकि वो ऑलराउंडर है कॉस्मो डीबी। तो उसमें तो कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं, नो स्ट्रक्चर डाटा है, तो आप किसी भी हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। बट जो एजोर टेबल है उसमें आप जनरली की वैल्यू पेयर को ही स्टोर करोगे, उसके अलावा कोई दूसरा डाटा को नहीं रखोगे। राइट, तो ये हो गया आपका एजोर टेबल। अब जैसे मान लो एनालिटिक्स के लिए आपको कोई डाटा स्टोरेज चाहिए, तो आप डाटा लेक का इस्तेमाल करोगे। डाटा लेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा शहर है और बहुत शहर के पानी निकलते हैं, या फिर कोई एक स्टेट है, स्टेट के जगह जगह से नदी नाले आते हैं, और कहीं पर एक लेक है, झील है ना, एक लेक में आकर के वो पानी क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी कि चारों दिशाओं से आते हैं और एक जगह जाके स्टोर होते हैं। तो डाटा लेक एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी का, बहुत ही हाई स्पीड का एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर डाटा भी डाल सकते हो, नॉन स्ट्रक्चर डाटा भी डाल सकते हो उसके अंदर, इमेज वगैरह वीडियो फाइल ये भी डाल सकते हो। आप मतलब अनलिमिटेड किसी भी प्रकार का डाटा डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एज ए आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो जैसे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ट्रांजेक्शनल डाटा है, तो हम तो इसको एम एस इक्वल डाटाबेस में रखेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि डाटाबेस में जो रिलेशनल डाटा होता है ना, आरडीबीएमएस में स्टोर किया जाता है। नॉन सिक्वल डाटा जनरली कॉस्मोडीबी में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि इमेज है, वीडियो है, इस प्रकार के डाटा है, तो हम ब्लॉब स्टोरेज में डालते हैं। लेकिन ये सब डाटा तो हमारे अलग अलग स्टोरेज में जा रहे हैं, बट हमारा जो एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, एक बैंक का एप्लीकेशन हो सकता है, एक ईआरपी एप्लीकेशन हो सकता है, ई कॉमर्स जैसा अमेजन जैसा एप्लीकेशन हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो सारे स्टोरेज डिवाइस के पीछे लास्ट लेयर हम जो बनाते हैं डाटा लेक का बनाते हैं। तो पूरे एप्लीकेशन का डाटा किसी भी प्रकार का हो वहां पर चले जाता है, और वहां से जब उसको रिट्राइव किया जाता है, डाटा को फैच किया जाता है, तो वो एनालिटिक्स के लिए किया जाता है। तो मोस्टली एनालिटिक्स का जो सोर्स होता है डाटा लेक होता है, लेकिन इसके अलावा एजोर सिनैप्स और बहुत सारे भी अभी मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि फैब्रिक्स है, एजोर फैब्रिक्स, वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत हाई लेवल के
बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कई लाखों रुपया पर मंथ का बिल आता है। तो अगर आप ऐसा एआई का एप्लीकेशन बना रहे, मॉडल्स वगैरह एजेंटिक एआई में जा रहे हो, तभी आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती इतनी हाई लेवल पे। नॉर्मल में हमारा काम हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है कि अपलोड फोटो करता है कस्टमर तो ब्लॉग में डाल देते हैं। अगर कोई ऑफिस का शेयर फाइल है तो एजोर फाइल्स करके एक होता है उसमें डाल देते हैं। अगर कोई मैसेज वगैरह है, प्रोसेसिंग का, ऑर्डर का प्रोसेसिंग का मैसेज है, वो क्यू में चले जाते हैं। क्यू में क्यों जाते हैं? जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते थे ना पहले, दुकान में जाकर के भैया 100 रुपये का रिचार्ज कर दो। कभी कभी क्या होता था, वो 100 रुपये का रिचार्ज करके आपसे पैसा ले लेता था, लेकिन आपका बैलेंस नहीं आता था। जब आप चेक कर रहे तो बोलता था नहीं, 1 घंटे बाद चेक करना, नहीं होगा तो फिर वापस आना। तो 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद कभी भी अचानक मैसेज आता था कि रिचार्ज हो गया। क्योंकि जब उसने ऑर्डर दिया ना, तो ऐसे इंडिया में कितने लाखों कस्टमर का ऑर्डर एक साथ जा रहा है। जैसे एयरटेल है, तो एयरटेल के बाद लाखों ऑर्डर आ रहे हैं तुरंत, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो वो सब ऑर्डर जो होता है ना, डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाता है, क्यू में जाता है। और सर्वर क्या करता है, क्यू में से डाटा को लेकर प्रोसेस करते रहता है। तो आपका अगर मान लो क्यू बहुत लंबी है, तो स्वाभाविक है आपका जो टर्म्स आएगा तब तक आपको समय लग सकता है। तो वो जैसे समय लगेगा, लेकिन आपका फेल नहीं होगा। आपको दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार प्रॉपर रिचार्ज किया, पेमेंट कटा है, आपका बैलेंस आएगा ही आएगा, भले 5 मिनट में आए या 10 मिनट में आए। क्योंकि क्यू में आपका रिक्वेस्ट जा चुका है ना, सर्वर को जैसे टाइम मिलेगा या आपका मैसेज वहां तक पहुंच गया, वो उसका एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस प्रकार की ये चीजें जो रहती है क्लाउड में, बहुत अच्छी तरह से हमें हैंडल करनी पड़ती है जब हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। अब ये स्टोरेज फाउंडेशन का देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोर सर्विसेज, तो स्टोरेज की जो कोर सर्विसेज क्या क्या है? जैसे ब्लॉब स्टोरेज मैंने बताया, एक हो गया, एजोर फाइल्स बताया, क्यू स्टोरेज बताया, और टेबल स्टोरेज। ये कोर सर्विसेज है। तो जनरली आप किसी सॉफ्टवेयर में अगर आप ध्यान दोगे, तो आप इन चारों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। कोर सर्विस मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है या मोस्टली यूज किया जाता है, राइट। बेसिक होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल का कोई अगर एप्लीकेशन बना रहे, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्सरे, तो एक्सरे में बहुत ज़्यादा डाटा लगता है ना, मल्टीपल इमेजेस रहते हैं उसके। एमआरआई में भी सेम ऐसे ही होता है। और एक दिन में अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो सोचो कितने सारे पेशेंट आते रहते हैं। या वो हॉस्पिटल के बहुत सारी ब्रांच है और एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे, सारे ब्रांच के, तो डेफिनेटली डाटा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस प्रकार के डाटा जो रहते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, स्टोरेज में रखते हैं। तो स्टोरेज के लिए आपको डिसाइड करना रहता है कि ब्लॉब स्टोरेज यूज करना है या कुछ और यूज करना है। लेकिन आपको ये बेसिक इसका है जो आपको यूज करना पड़ता है। फिर इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लॉब स्टोरेज स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के डाटा हो सकते हैं, जैसे इमेज डाटा है, वीडियो है, पीडीएफ है, सब अलग टाइप का है। एक जैसा नहीं है, इमेज अलग होता है, वीडियो अलग होता है, पीडीएफ अलग होता है, लेकिन सभी को उठा करके ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कि जो इसके टायर्स होते हैं, इसको बोलते हैं टायर्स। हॉट टायर, कूल टायर, और आर्काइव टायर। तो हॉट टायर अगर आप लेते हो ब्लॉक बनाते समय, तो आपको वो महंगा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा महंगा? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। अगर आपको कोई डाटा चाहिए तुरंत, वो आपने यहाँ से कमांड दिया और तुरंत डाटा आपको मिल गया, इमीडिएट, आप क्लिक करते ही वहां से डाटा आपको देना चालू हो गया, बहुत स्पीड से। तो उसको बोलते हैं हॉट। कूल का मतलब होता है कि ठीक है, आपने क्लिक किया तो हो सकता है आपको 4 सेकंड बाद डाटा दे रहा है। कभी कभी वो 7 सेकंड, 8 सेकंड बाद दे सकता है। या ऐसा हो सकता है कि बहुत समय तक कोई डाटा एक्सेस नहीं हो रहा है तो वो बंद पड़ा हुआ है। पहली बार कोई व्यक्ति अगर उसको यूज किया तो धीरे धीरे एक्टिव हुआ, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। लेकिन उसके बाद वाला जब यूजर दोबारा दोबारा कमांड दिया, तो वो उसको तुरंत दे सकता है। और उसके बाद जैसे उसका यूज करना बंद कर दिए, फिर वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो ये हॉट टायर का जो बिलिंग होती है उससे इसकी कम होती है। आप मान के चलो कि करीब 40%, 35% आप बिल बचा सकती हो अगर कूल पे जाते हो। लेकिन आपको एकदम इमीडिएट डाटा चाहिए, बहुत हाई स्पीड से, जैसे स्टॉक मार्केट का आप देखे होंगे, एकदम फ्लक्चुएट होता रहता है, मिली सेकंड में उसके प्राइस चेंज होते रहते हैं। वहां तो आपको हॉट टायर ही रखना पड़ेगा, कूल तो आप ले ही नहीं सकते। एकदम मिली सेकंड में डाटा चाहिए, 5 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा लेट हो जाएगा, उसमें तो बहुत बड़ा लेट हो जाएगा। तो हॉट टायर की होता है। लेकिन इतना भी अर्जेंट नहीं है तो आप कूल टायर में रख सकते हैं। और आर्काइव का मतलब ये होता है कि आपको डाटा की जरूरत महीने में एक बार होगी, या 5-6 महीने में एक बार उस डाटा को उठाने की जरूरत होगी, देखने की जरूरत होगी। ऐसा डाटा जरूरी है, सेफ रखना है।
बट लेकिन उसका यूज कब होगा आपको भी नहीं पता। 2 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है। तो आर्काइव टाइप का हम ले लेते हैं, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन इसको डाटा को एक्सेस करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो मिनट्स में लग सकते हैं, या कभी कभी सेकंड्स में भी आ जाते हैं, कभी कभी मिनट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको मिल जाते हैं कितना ही बड़ा डाटा हो। तो जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल से 20 साल से या 30 साल से चल रहा है, तो अगर 30 साल पुराना कोई पेशेंट है, या 40 साल पुराना अगर मान लो कोई पेशेंट एडमिट हुआ था, क्या वो डाटा की जरूरत पड़ेगी तुरंत? बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस है। कुछ ऐसा इशू आ गया, क्राइम हो गया, या अदालत वगैरह बोली कि उनको डाटा चाहिए, इस ईयर का डाटा चाहिए, तो आपको देना तो पड़ेगा। डाटा तो ऑलवेज सेफ रखना पड़ेगा, आप डिलीट नहीं कर सकते पब्लिक डाटा को। तो उसको आर्काइव करके रखते हैं, यानी कि वो ऐसे स्टोरेज है जो वो सस्ते होते हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा रखो, और बहुत ही सस्ते होते हैं। सबसे सस्ता स्टोरेज आर्काइव होता है, लेकिन इसमें जो स्पीड रहती है एक्सेस करने की, सबसे स्लो भी होती है। तो ये जो कब कौन सा लेना है, क्योंकि एक एप्लीकेशन में तीनों यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक चूज करके बाद आपको एप्लीकेशन बनाना चालू करना है। आपको तीनों देखना पड़ेगा कि मेरे एप्लीकेशन में किस डाटा को स्टोर करने के लिए हॉट टायर यूज करूंगा, किसे यूज करने के लिए कूल करूंगा। तो जब आप ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करते हो ना, तो ब्लॉब स्टोरेज आपने अगर हॉट को लेकर क्रिएट कर दिया, तो आप उसी में कूल नहीं कर सकते। कूल करने के लिए आपको एक दूसरा ब्लॉब स्टोरेज बनाना पड़ेगा, कूल को लेकर के। तो आपके पास मल्टीपल ब्लॉब स्टोरेज होंगे, तभी आप ये अलग अलग टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल में नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका मीनिंग हो गया। आगे जाते हैं दूसरे स्लाइड में। जैसे एजोर फाइल्स मैंने बताया, एक शेयर्ड फोल्डर की तरह होता है। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ये डबल स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब शेयर्ड होता है। तो ये कंपनी की फाइल्स का एक फोल्डर है, जिसके अंदर फिनांस का फोल्डर है। इस फिनांस के फोल्डर के अंदर रिपोर्ट की फाइल होगी, इनवाइस की फाइल होगी, एक्सेल फाइल होगी बहुत सारी, 100 200 500। और इसको जब एक्सेस दिया जाता है 10 12 लोगों को, आपके एम्प्लॉय लोगों को, तो वो लोग इसके अंदर के डाटा को देख सकते हैं। लेकिन ये किसी एक स्टोरेज के अंदर रहेगा, लेकिन इसको यूज मल्टीपल जगह से कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों द्वारा किया जा सकता है। तो ये शेयर्ड फोल्डर फिजिकल होता था, लेकिन अब क्लाउड में अगर आपको चाहिए सेम, तो उसके लिए एजोर फाइल्स आपको लेना पड़ेगा। तो एजोर फाइल्स अगर आपने स्टोरेज बना दिया, उसके अंदर आप फोल्डर स्ट्रक्चर बना लो, उसके अंदर फाइल को अपलोड करते रहो। आपने जिनको एक्सेस दे दिया रीडर का, वो केवल देख सकता है। जिसको एक्सेस दे दिया कंट्रीब्यूटर का, तो वो उसको देख भी सकता है, और उसको उसमें और ऐड भी कर सकता है। तो ये क्लाउड की शेयर्ड फाइल है, शेयर फोल्डर जैसा एजोर फाइल्स है, जिसमें आप कॉमन डाटा को स्टोर रख के शेयरिंग कर सकते हैं मल्टीपल लोगों के बीच में, या मल्टीपल एप्लीकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। क्यू स्टोरेज जो मैं बताया था कि ये मैसेजिंग के लिए होता है, किसके बीच में? एप्लीकेशन के बीच में, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, या फिर एक एप्लीकेशन की छोटी छोटी सर्विसेज है, तो एक सर्विस से दूसरे सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए क्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैसेज क्यू में आता है, फिर अगली सर्विस उसमें तो मैसेज को पढ़ के काम करना चालू करता है। तो क्यू जो होता है डीकपल करने के लिए होता है, किसी भी एप्लीकेशन को डीकपल कर देता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन आपस में जोड़ने के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। इसका रियल यूज केस देखते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने अगर मान लो कोई ऑर्डर लगा दिया, कई बार ऐसा होता है कि आपने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन आपका ऑर्डर जो है इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है बीच क्यू में अटका हुआ है। क्यू से जब प्रोसेस होगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर क्रिएट होता है, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक प्रोसेस होती है। तो ये सब क्यू के माध्यम से होती है, ताकि आपका कोई जो है मिस नहीं होना चाहिए, कोई फेल नहीं होना चाहिए ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए क्यू को लगा देते। तो क्यू कोई भी ट्रांजेक्शन आपका 100% गारंटी है वो चलेगा ही, वो फेल नहीं होगा, भले सर्वर कितना बिजी भी क्यों ना रहे। लेट हो जाएगा प्रोसेस करने में, लेकिन बट वो होगा जरूर। ठीक है। तो ये जैसे बैकग्राउंड सर्विसेज होती है, जैसे कि पेमेंट की हो गई, इनवाइस इन्वेंट्री की हो गई, ईमेल नोटिफिकेशन हो गया। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड प्रोसेस में होती है। जैसे मान लो बर्थडे का विश करना है, और एक दिन में मान लो 10 लाख लोगों को विश करना है, तो जो विश करने का जो सर्विस है, वो क्या एक झटके में 10 लाख लोगों को भेज देता? नहीं।
वो थोड़ा थोड़ा करके बेचता है, 100 100 200 ऐसा करके बेचता है। लेकिन 10 लाख जो डाटा है वो क्यू में आके स्टोर हो जाती है, और वो अपने हिसाब से उसमें से पिक करते रहेगा, भेजता रहेगा। भले उसको पूरा भेजने में 3 घंटा लग जाएगा, 4 घंटा लग जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेस में चलता रहेगा। तो क्यू का रियल यूज यही है कि आपका जो है कोई भी ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता है, और बहुत सारे डाटा को हम क्यू के अंदर सीक्वेंस में रख लेते हैं, और दूसरी सर्विस उसमें से पिक करते रहती है एक एक करके सीक्वेंस में। तो आपका जो ट्रैफिक स्पाइक जो होता है ना, ये बच जाएगा। अचानक बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन फेल नहीं होगा, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट क्या हो रहा है, क्यू में आ रहा है, और सर्वर को जैसे टाइम मिल रहा है वो क्यू से उठाते जा रहा है और एग्जीक्यूट करते जा रहा है। तो इसलिए जो है इसको यूज करते हैं, असिंक्रोनस आर्किटेक्चर के लिए भी काम आता है। तो ये सब इसके मेन बेनिफिट्स है। टेबल स्टोरेज को देखते हैं, एजोर टेबल स्टोरेज। जैसे मैंने बताया था कि की वैल्यू पेयर जैसी चीजें या कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू स्टोर करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, कस्टमर आईडी एक की है, इसकी वैल्यू क्या है, 1001। सिटी एक की है, इसकी वैल्यू क्या है, मुंबई। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुंबई हो सकती है, दिल्ली हो सकती है। ऐसी स्टेटस, इसकी वैल्यू क्या है, एक्टिव। तो देखो की और वैल्यू इस प्रकार के डाटा को बड़ी आसानी से इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका जेसन भी हो सकता है, जनरली जेसन ही यूज करते, और भी दूसरे तरीके से स्टोर किया जा सकता है। तो ये नो सिक्वल की वैल्यू स्टोरेज है। नो सिक्वल का मतलब क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और की वैल्यू के फॉर्मेट में उसके लिए हम टेबल स्टोरेज को करते। बट मैंने बताया था कि अभी कि मैंने कई बार मोंगोडीबी भी यूज किया, और कई बार मैंने कॉस्मोडीबी का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दोनों एकदम फ्लेक्सिबल है, किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, और लेटेंसी उसकी बहुत हाई होती है। तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया था। राइट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया यूजर सेशन, तो यूजर सेशन को भी स्टोर कर लिया जाता है। यूजर का जो सेशन का डाटा है वो भी हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आईओटी डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी डिवाइसेस होते हैं ना जो इंटरनेट के ऊपर पूरा काम करते हैं, और इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर होते रहता है उसके अंदर। तो इस प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए भी हम टेबल स्टोरेज का यूज करते हैं। मेटा डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, और लॉग्स, बहुत सारे लॉग्स आते रहते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं हर इवेंट का लॉग बनते जाता है। तो एक दिन में लाखों लॉग्स बन जाते हैं। तो इसके लिए भी हम टेबल स्टोरेज, अजोर टेबल स्टोरेज का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसका मतलब जो है इधर से उधर सप्लाई करने का काम करता है, तो उसके जितने व्हीकल्स होते हैं ना, उसकी क्या लगा था, जीपीएस लगा रहता है। वो एक जगह बैठ करके कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं कि मेरी जो कौन सी गाड़ी अभी किस लोकेशन पे खड़ी है, या कहाँ से होके जा रही है। तो उसका जीपीएस का डाटा कंटिन्यू आता है, और जीपीएस का डाटा हर मिली सेकंड में आते रहता है। तो ये डाटा बहुत हैवी होता है। तो इसको भी स्टोर करने के लिए हम एजोर टेबल का यूज करते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है, फास्ट लुकअप होता है, मैसिव स्केल होता है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि इस प्रकार का बड़ी मात्रा में अगर कोई डाटा आ रहा है जो नो सिक्वल या की वैल्यू टाइप का डाटा है, तो डेफिनेटली हम एजोर टेबल को वहाँ पर यूज करेंगे। एंटरप्राइज स्टोरेज में देखते हैं। अब डाटा लेक को एंटरप्राइज स्टोरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे एप्लीकेशन का डाटा यहाँ चले जाता है। यानी बहुत बड़ा डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है, और किसी भी प्रकार का डाटा उसमें जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी जा सकता है और नॉन स्ट्रक्चर्ड भी जा सकता है, और डिफरेंट टाइप्स के भी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक सेंट्रल स्टोरेज होता है कि आपके एप्लीकेशन के किसी भी कोने से कोई डाटा आ रहा है, वो घूम फिर करके यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। ये लेकिन प्राइमरी डाटा नहीं है, ये एनालिटिक्स के लिए डाटा यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा तो आपका अगर सीक्वल का है तो आपका डेटाबेस में रहेगा, चाहे आपका पोस्टग्रे सीक्वल हो या एमएस सीक्वल हो या ओरेकल हो। अगर आपका नो सीक्वल डाटा है तो वो आपका कॉस्मोडीबी, मोंगोडीबी में स्टोर होगा। तो ब्लॉब स्टोरेज में डिफरेंट होगा, लेकिन उसी प्रकार के सारे डाटा यहाँ भी स्टोर हो सकते हैं। हमने अगर ऐसी पाइपलाइन बनाई है ताकि हम बाद में उसको एनालिटिक्स यूज कर सके, या फिर हम उसके ऊपर कोई एआई की परफॉर्मेंस, एआई को परफॉर्म कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर हमें ये करना है तो हमें ऐसा बड़े डाटा सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एजोर डाटा लेक स्टोरेज, एडीएलएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एजोर डाटा लेक स्टोरेज बोलते हैं। तो इसमें ये फाइल्स के दिए हुए फॉर्मेट, ये सारी फाइल्स हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जनरली आप देखोगे यहाँ दिया है एप्लीकेशन का डाटा जब ये स्टोर होता है डाटा लेक में, तो एनालिटिक्स किया जाता है, और एनालिटिक्स में फाइनल क्या जनरेट होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है। तो जिस भी एप्लीकेशन में एनालिटिक्स का यूज हो रहा है हैवी हैवी क्वांटिटी में,
रिपोर्टिंग का यूज हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि डाटा लेक की हमें जरूरत पड़ेगी। रियल यूज केस भी इसका देख सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक का एटीएम ट्रांजेक्शन। आप सोचो कि कहाँ कहाँ एटीएम आपका पूरे इंडिया में लगा हुआ है, और कंटिन्यू लोग उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा निकाल भी रहे, डाल भी रहे। तो उस कंडीशन में ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ जाता है, लाखों की मात्रा में पर डे का ट्रांजेक्शन होता है। तो इस प्रकार के डाटा को भी हम इसमें एजूर डाटा लेक स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूजेस है, मोबाइल बैंकिंग का लॉग्स है, फ्रॉड इवेंट है। तो फ्रॉड इवेंट मतलब क्या होता है कि आपको पहले डाटा चाहिए, और डाटा के अंदर से पैटर्न को ढूंढा जाता है, और पैटर्न के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसी आपका आता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए भी आपको डाटा बहुत हैवी चाहिए, ईयर वाइज डाटा आपको चाहिए। तो वहां से वो पैटर्न निकाल करके प्रिडिक्ट करके बताएगा कि अगला आपका रिपोर्ट क्या हो सकता है या अगला रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपका जो इसमें काम करती है। अब यहाँ पर आते हैं मैनेज्ड डिस्क में। तो मैनेज्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? एजोर में किसी भी सर्विस के सामने मैनेज्ड वर्ड्स का आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैनेज्ड सिक्वल डाटाबेस, ऐसा अगर किसी ने बोल दिया, जैसे यहाँ पर मैनेज्ड डिस्क बोल दिया, तो मैनेज्ड का मतलब है कि ऑलरेडी वो मैनेज किसी और के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारा सर्विस प्रोवाइडर है एजोर, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है। तो उस डिस्क को संभाल के रखना है, सिक्योर रखना है, उसमें कोई भी अपडेट करना है, वो सारा काम किस करेगा? जोर करेगा। हमें कुछ नहीं करना है। हम तो डिस्क लेते समय बस बताएंगे कि हमें 100 MB का चाहिए, 400 MB का चाहिए, 500 MB का चाहिए। आपको वो डिस्क मिल गई, वो आप वीएम में कनेक्ट कर दो, या आपको सिक्वल डाटाबेस में डाटाबेस स्टोर करने के लिए वहां कनेक्ट कर दो, और आप अपना काम चालू कर दो। आपको कभी चिंता नहीं करना है कि आपका डिस्क कैसा चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बैड सेक्टर आ जाएगा, मेरा डाटा अचानक गायब हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत सिक्योर होता है। तो मैनेज्ड में जब भी जाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस एक बार क्रिएट करना रहता है, और उसमें डाटा ट्रांसफर होता रहता है। और कितने भी लंबा समय तक आप करो, 100 साल तक करते रहो, 200 साल तक करते रहो, आपके डिस्क को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसकी है? एजोर की है। एजोर मैनेज कर रहा है, तो आपको भूल जाना है। ठीक है उसको। तो ये मैनेज्ड डिस्क हो गया। तो इसमें आपका जो डाटा स्टोर रहता है। अब मैनेज्ड डिस्क जैसे ज्यादातर यूज किया जाता है वीएम में, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल मशीन। वीएम जब आप बनाते हो ना, तो वो पूछता है आपको, पहले तो टेम्पलेट पूछेगा, आपको सीपीयू कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, विंडो चाहिए, लाइनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए। लेकिन बाद में आपको डिस्क पूछेगा कि आपने डिस्क कितनी लगानी है, 100 MB की लगानी है, 200 की लगानी है। तो आपको वो बतानी पड़ती है। तो अगर सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बताते हो कि आपको डिस्क चाहिए, तो यहाँ देखो डिस्क के भी टाइप है। इसमें एक आता है आपका स्टैंडर्ड एचडी, ये अब पुराना हो चुका है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी का मतलब होता है ना? तो ये एक्चुअली में स्लो होता है बहुत। तो पहले लेकिन जब नया नया क्लाउड आया था, तो उस समय एचडीडी हुआ करता था, और ये इसकी परफॉर्मेंस कम होती थी। लेकिन इसके बाद आ गया आपका एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, है ना? तो एसएसडी आपका बहुत फास्ट हो गया, 4 गुना, 5 गुना, या 10 गुना ज्यादा उसका स्पीड बढ़ गया। तो मार्केट में एसएसडी बहुत प्रीफर करने लग गए, लेकिन उसकी प्राइस एचडीडी से ज्यादा, महीने में उसका मंथली बिल होता है वो ज्यादा है। फिर अभी लेटेस्ट मार्केट में आ गया फिर प्रीमियम एसएसडी। तो प्रीमियम एसएसडी ज्यादा लोग यूज करने लगे, क्योंकि स्पीड चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। तो आप क्या करते हो? प्रीमियम एसएसडी यूज करते हो। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, खास करके बैंक के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या कोई ऐसे स्टॉक मार्केट का कोई मैं एप्लीकेशन अगर बना रहा हूँ, और उसको मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं अल्ट्रा डिस्क यूज करूंगा। ये बहुत ही कॉस्टली होगा, लेकिन इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट, अभी तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड का जो डिस्क है, अल्ट्रा डिस्क करके आया हुआ है। लेकिन बहुत महंगा आता है। इसका तो आप 50 MB का भी लोगे तो आपको हजारों रुपया महीना पड़ जाएगा। लेकिन आपको कौन सा लेना है, ये डिसाइड करने के लिए आपको आर्किटेक्ट का माइंड सेट रखना पड़ेगा। ताकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो रहते हैं, वो डिजाइनिंग के समय डिसाइड करते हैं आपको कितने वीएम बनाने हैं, वीएम में डिस्क कौन सा लगाना है, कितना कैपेसिटी का लगाना है, हर चीज मेंशन हो जाता है। उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है टीम के द्वारा, तो डायरेक्ट उसको वैसे ही बनाना पड़ता है। फिर टीम उसको चेंजेस जनरली नहीं करती, क्योंकि ऊपर से आपको डिजाइन करके मिला हुआ चीज है। तो इसके रियल यूज केस देखेंगे कि जैसे
डाटाबेस, तो डाटाबेस को भी स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, आप मैनेज द सिक्वल सर्वर आप ले रहे हो जोर पे, तो आप तो बोलोगे मैंने तो मैनेज द सिक्वल सर्वर लेके डाटाबेस बना के काम चालू कर दिया। ऐसा नहीं है। जब आप मैनेज द सिक्वल सर्वर को सब्सक्राइब करने का ट्राई कर रहे हो, तो वहां पर वो पूछता है कि आपको डाटा डाटा स्टोरेज कितना चाहिए। क्या आपका 50 MB में हो जाएगा? तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि मेरा डाटाबेस बहुत बड़े साइज का हो गया, यानी कि 8-10 साल हमारा सॉफ्टवेयर चल गया और कई करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों के फॉर्मेट में उसमें ट्रांजेक्शन हो गए, तो उस समय आपका कितना हो सकता है? तो आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा 200 MB का हो सकता है। तो ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि 500 MB का ले लो। अच्छा, 500 भी 200 का हो सकता है तो आप 200 ही ले लो, क्योंकि वो बढ़ सकता है ना, स्केलिंग उसकी है। जरूरत पड़ने पर आप उसको बढ़ा भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आज ही आप ज़्यादा ले लिए तो आपको आज से रेंट देना पड़ जाएगा उस पर। तो ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको डाटाबेस के लिए स्टोरेज कितना चाहिए और कौन सा चाहिए। कितना ज़्यादा स्पीड का चाहिए ना, लो लेटेंसी का चाहिए, हाई IOPS है ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर सेकेंड, IOPS एक यूनिट है एक्चुअली में, स्पीड बताती है कि इसका आपका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया नया लिया तो स्पीड चल रहा है, 4-5 साल बाद उसकी स्पीड कम हो गई। ऐसा नहीं होता है। अभी जो आपका चल रहा है, 10 साल बाद भी उसका स्पीड सेम रहेगा, कम नहीं होगा बिल्कुल। तो ये सब क्लाउड का कमाल है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी क्लाउड की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो जो डेवलपर्स होते हैं, टीम्स होते हैं, उनको बार बार बोला जाता है कि भाई क्लाउड सीख लो, आपके काम आएगा। क्योंकि आगे चल के धीरे धीरे सारी कंपनी क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएगी और आपको उसी पे काम करना होगा क्लाउड में। तो आपको क्लाउड की ये सब सर्विसेज पता होनी चाहिए। और बेनिफिट इसमें बहुत रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है डाटा, हाई परफॉर्मेंस रहते हैं। अच्छा, एनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका, आपने कोई SSD लिया हुआ है और इसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा डाल दिए, तो क्या जो सर्वर का मालिक है, जो डाटा सेंटर का जो इंजीनियर है, क्या वो जा करके देख सकता है कि क्या डाटा है इसके अंदर? नहीं देख सकता। आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। इतना ज्यादा ये प्रोटेक्शन रहता है, एन्क्रिप्शन रहता है, इसको कोई देख नहीं सकता। तो इसीलिए डाटा सेंटर में हम अपने करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सेफ है, वो कोई चुरा नहीं सकता। डाटाबेस में अगर जाते हैं हम, तो डाटाबेस में जैसे दो डाटाबेस फेमस है, एक है एजोर सिक्वल डाटाबेस और दूसरा है कॉस्मोडीबी। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि माई सिक्वल, आपका पोस्टग्रे सिक्वल, लेकिन वो प्योर एजोर का नहीं है। एजोर से टाई अप हो गया तो एजोर के अंदर आ गया है, आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो है ये दो यूज होता है। तो जहाँ सिक्वल डाटाबेस की बात आ गई, यानी आपको कोई ट्रांजेक्शनल डाटा स्टोर करना है, रिलेशनल डाटा स्टोर करना है, तो आपको सिक्वल डाटाबेस में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको नो सिक्वल डाटा स्टोर करना है, तो आपको कॉस्मोडीबी में डालना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल है, आप जेसन फॉर्मेट में भी डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो, क्यूरी के माध्यम से भी आप डाटा को फेच कर सकते हो। और जैसे कि आपका सिक्वल का क्यूरी होता है ना, सेलेक्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, वो भी कॉस्मोडीबी में चलता है। तो कॉस्मोडीबी का जो जनरली यूज होता है जब आपके एप्लीकेशन ग्लोबली काम कर रहे हैं, इसकी लेटेंसी बहुत कम होती है, एकदम मिली सेकंड में आपको डाटा देता है। तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से अगर यूज कर रहा है कोई डाटा को, और सेम उसी डाटा को इंडिया से भी यूज कर रहा है, तो दोनों को मिली सेकंड में डाटा दिखाई देगा। तो इसलिए कॉस्मोडीबी हमको इस प्रकार से यूज करना होता है कि जिसका यूज हम ग्लोबली कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक और ट्रांजेक्शन आ सकता है, क्योंकि इसमें स्केलिंग भी ऑटोमेटिकली दिया हुआ रहता है। तो ये हमको डिसाइड करना रहता है, राइट। ये सिक्वल डाटाबेस है जिसमें आपका रो कॉलम रिलेशनशिप रहता है, तो आप सिक्वल डाटाबेस का यूज करते हैं। और बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो गया, ERP हो गया, HR सिस्टम हो गया, बिलिंग हो गया, तो इस प्रकार के आप अगर यूज करना है तो आपको MS SQL डाटाबेस में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम है, तो ये सारा किस में जाएगा? MS SQL में जाएगा। इसमें कस्टमर है, ऑर्डर्स है, पेमेंट है, इनवाइस है, इसको रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं, रिलेशनल डाटा। तो ये आपका इसमें जाएगा। तो अगर रिलेशनल डाटा का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो ये एजोर सिक्वल डाटाबेस में आपको अगर कोई डाटा डाल रहे हैं जिसको रिलेशनल बोला जा रहा है, तो आपको एसिड फॉलो करना रहता है। एसिड, जब मैं डाटाबेस का एक और सेशन बताया हूँ, बहुत डिटेल में मेरे सेशन अवेलेबल है आर्किटेक्ट लेवल पे, उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड क्या होता है। ठीक है। तो बैकअप, इसमें बहुत बैकअप की सुविधा होती है, यानी कि आपका जो डाटाबेस रहता है एनी टाइम बैकअप होता रहता है। प्राइमरी डाटाबेस किसी कारण से करप्ट भी हो गया या आपसे ही गलती से डिलीट हो गया,
तो आपका डाटा पूरा डिलीट नहीं होगा। आप बैकअप से वापस ले सकते हो, थोड़ा बहुत डिलीट होगा, एक आध परसेंट या 0.5%, बाकी डाटा कुछ नहीं होगा। तो ये बैकअप्स को सेट करना रहता है हमें। फिर हाई अवेलेबिलिटी, यानी एनी टाइम आपका डाटाबेस जो है अप रहेगा। आपका एप्लीकेशन को जब भी डाटा चाहिए होगा 24 घंटे में तुरंत आपको देगा, मिली सेकंड के अंदर। तो अवेलेबिलिटी बहुत हाई रहेगी और सिक्योर रहता है। उसको बड़ी आसानी से कोई बाहर का व्यक्ति एक्सेस करके उसका डाटा नहीं ले सकते। तो ये सब कुछ था आपका एजोर सिक्वल डाटाबेस। अगले स्लाइड में देखते हैं कॉस्मोडीबी। तो कॉस्मोडीबी का देखेंगे हम कि जैसे इसमें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड नो सिक्वल डाटाबेस, जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग कंट्री से लोग अगर यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार के डाटा को हम इसमें स्टोर करते हैं। कई बार यूजर का सेशन भी हम स्टोर करके रखते हैं। जेसन फॉर्मेट का, जेसन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है कॉस्मोडीबी। तो अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ आ रहा है जहाँ आपको जेसन फॉर्मेट में स्टोर करना है तो आप कॉस्मोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। की वैल्यू पेयर आप स्टोर कर सकते हो, ग्राफ। और जैसे मैं कॉस्मोडीबी में की वैल्यू पेयर रखा था, आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मैं जब एजोर टेबल की बात कर रहा था की वैल्यू के लिए, तो फिर मैंने कॉस्मोडीबी क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो इसलिए मैंने किया, और ये भी बहुत सस्ता है, महंगा नहीं पड़ता है। ये इसका यूज ज्यादातर होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहते हैं ना उसमें करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड वाइड है। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो पूरे दुनिया में चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है वो भी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो इस प्रकार के जो डाटा है जो पूरे ग्लोबली चलते हैं और बहुत हाई स्पीड चाहिए, तो हम जनरली कॉस्मोडीबी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मोबाइल ऐप हो गया, गेमिंग ऐप हो गया, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो गया, सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन जितने भी होते हैं उसमें इसका यूज होना कंपलसरी रहता है कॉस्मोडीबी का। और बेनिफिट क्या है इसमें कि स्पीड इसकी बहुत ही फास्ट है, मिली सेकंड में डाटा मिल जाता है। ग्लोबली, ग्लोबल एप्लीकेशन है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया से भी वो एक्सेस हो रहा है बहुत फास्ट, अमेरिका से भी हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, जबकि वो टाइम लगेगा ना पूरा डाटा वो ट्रेवल करने में। लेकिन ऐसा नहीं, उसका एप्लीकेशन बनता है अपने आप। जिस कंट्री से लोग यूज करेंगे उसका एक रेप्लिकेशन वहां के जोन में सर्वर पे तैयार हो जाएगा। तो उनको डाटा वहीं से मिलेगा, लेकिन सब आपस में एक ही रहेंगे, सिंक रहेंगे। और मैसिव स्केलिंग, यानी ऑटो स्केलिंग इसमें दिया हुआ है। ट्रैफिक आने के बाद वो अपने हिसाब से चेंज हो जाता है। पार्टीशन का भी मैंने टॉपिक्स का जो बताया, डाटाबेस का जो मैंने बताया था, सेशन बनाया हूँ उसमें आपको बहुत डिटेल में पार्टीशनिंग का टॉपिक है वहाँ पे। पार्टीशनिंग का बस एक समझा देता हूँ यहाँ छोटा सा, कि जैसे मान लो आपके घर में अलमीरा होता है। अलमीरा में आप कॉपी किताब रखते हो या फिर कुछ कपड़े वगैरह रखते हो, लेकिन आप देखोगे खोल के तो वो पार्टीशन किया हुआ रहता है। और पार्टीशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये पार्टीशन में हमको ये एक विशेष प्रकार की चीजें रखनी है, दूसरे पार्टीशन में दूसरे टाइप की चीजें रखनी है। तो ये हम जो पार्टीशन कर रहे हैं ताकि हमको जब कोई डाटा की जरूरत पड़े तो हम बड़ी आसानी से डाटा को ले सके। लेकिन अगर हम एक साथ अगर डाल देंगे, जैसे दीवान होता है ना, तो दीवान में जब हम डाल देते पूरा एक साथ डाल देते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तो उसको बहुत ढूंढना पड़ता है कि वो किस साइड रखा हुआ है, कहाँ पर नीचे दब गया। तो पार्टिशनिंग करना ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपको सुविधा मिल सके, डाटा का रिट्रीवल फास्ट हो सके। तो हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े डाटा को, डाटा स्टोरेज को स्प्लिट कर देते हैं लॉजिकल पार्ट्स में, तो इसको बोलते हैं पार्टिशनिंग। तो ये पार्टिशनिंग होता है, राइट। तो इसलिए यूज किया जाता है। मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन में भी पार्टिशनिंग यूज होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बड़ा एप्लीकेशन है लेगेसी, जो 15-20 साल से 30 साल से कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके पर ईयर के हिसाब से हम पार्टीशन बना दिए कि 2024 का डाटा अलग है, 25 का अलग है, 26 का अलग है। तो उससे क्या होगा, जब आपको डाटा 2026 का चाहिए तो आपको पूरे 20 साल के डाटा में सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 2026 के डाटा में से वो डाटा को उठा के ला सकते हो। तो इस प्रकार से हम जो है पार्टीशनिंग करते हैं लॉजिकली। और ये स्पीड बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रहता है, जब डाटा बहुत बड़ी मात्रा में इस क्वांटिटी में हो जाता है तब। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा बेस है या आपका डाटा स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाता है दूसरे सर्वर में, दूसरे रीजन में, दूसरे जोन में। तो उससे क्या फायदा होता है कि अगर मान लो किसी कारण से एक अगर डाउन हो गया तो भी आपका डाटा कंटिन्यू मिलता रहेगा। लास्ट सेशन में भी मैंने इशारा किया था। तो यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन आपका डाटाबेस का भी हो सकता है, स्टोरेज का भी हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक मुंबई में आपका प्राइमरी डाटा स्टोरेज है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका रेप्लिका सिंगापुर में भी बन जाएगा, लंदन में भी बन जाएगा। अगर किसी कारण से मुंबई का डाटा सेंटर ही डैमेज हो गया, है ना, बाढ़ आ गई या आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया और पूरा डाटा सेंटर ही गिर गया, तो भी आपका डाटा सेफ रहेगा सिंगापुर में और लंदन में।
और आपका एप्लीकेशन इसके द्वारा चालू रहेगा, बंद नहीं होगा एप्लीकेशन। तो इसके लिए रेप्लिकेशन यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का तो इंपॉर्टेंट है ना, आपके लाखों करोड़ों रुपए वहां पर स्टोर है। अगर भूकंप आ गया, डाटा सेंटर चला गया, और बैंक बोलेगी मुझे नहीं पता किसका कहाँ पर कितना पैसा स्टोर है, तो वो तो पूरा डाटा सर्वर ही चला गया। ऐसा नहीं होता। तो बैंकिंग या ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, उस डाटा के लिए रेप्लिकेशन किया जाता है, अलग अलग कंट्री पे, अलग अलग रीजन पे, ताकि अगर एक को कुछ हो जाए तो बाकी से चलता रहेगा, दो को कुछ हो जाए तो वो भी बाकी रहेंगे। तो यानी वो 10-10 रेप्लिकेशन बना के चलते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट भी कई एप्लीकेशन होते हैं। तो ये डिसीजन जो रहता है, बजट के ऊपर भी डिपेंड रहता है, और डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी, और कितना ज़्यादा वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें एप्लीकेशन रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि चार्जेस लगते हैं हर सर्विस के। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है आपका कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कितना स्पीड है। यानी स्पीड को हम जनरली चेक करते हैं थ्रूपुट से। जैसे मान लो पेमेंट गेटवे है, 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, यानी कि 50,000 ट्रांजेक्शन वो पर सेकंड में कर सकता है पेमेंट गेटवे। तो ये इसका क्या हो गया, थ्रूपुट हो गया। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क स्टोरेज और डाटाबेस कैन प्रोसेस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो भी प्रोसेस होता है, तो उसको आईओपीएस बोलते हैं। क्योंकि आईओपीएस का मैंने बताया था ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लो कि थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, कि कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड, तो उसको थ्रूपुट बोलते हैं। और ये दोनों से हमको परफॉर्मेंस पता चलती है कि कितना परफॉर्मेंस का हमारा एप्लीकेशन काम करेगा। तो जितना ज़्यादा आईयूपीएस रहेगा, जितना ज़्यादा थ्रूपुट रहेगा, आपके एप्लीकेशन उतना फास्ट काम करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगा, बार बार टाइम आउट होगा, लॉग आउट हो जाएगा बार बार, तो बार बार लॉग इन करना पड़ेगा अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो। लेकिन ये अगर आपने मेंटेन किया है तो आपका एप्लीकेशन स्मूथ चलेगा। अगर ट्रैफिक ज़्यादा भी आता है तो भी आपको इशू नहीं होगा। एंटरप्राइज केस स्टडी में हम देखते हैं कि क्या, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इमेज का, या इमेज वगैरह स्टोर करने की बारी आ रही है, तो जनरली हम ब्लॉब स्टोरेज को फॉलो कर लेते हैं। अगर ऑफिशियल डाटा वगैरह हमको, डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करना है, तो हम अजोर फाइल्स का यूज़ करते हैं, और इसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो एज ए शेयर्ड फोल्डर जैसा हम एजोर फाइल्स का यूज़ करते हैं। क्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दो एप्लीकेशन या दो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, या उनको आपस में जोड़ने के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के माध्यम से दोनों एक दूसरे से काम करवा सकते हैं। फिर टेलीमेट्री डाटा स्टोर करने के लिए एजोर टेबल का इस्तेमाल करते हैं। एजोर टेबल मतलब ज़्यादातर उसमें की वैल्यू फॉर्मेट में होता है, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग का डाटा स्टोर कर सकते हो, टेलीमेट्री डाटा स्टोर कर सकते हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन डाटा, एप्लीकेशन का बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन डाटा है, वो आपको स्टोर करना है, 10,000 लाइन का है या उससे ज़्यादा है, तो आप एजोर टेबल यूज़ कर सकते हो। और डाटा लेक जनरली यूज़ होता है एनालिटिक्स के लिए। और एनालिटिक्स का डाटा मतलब हर प्रकार से आता है। आपके एप्लीकेशन में आपने 5-6 प्रकार के अगर डाटा स्टोरेज यूज किए, तो वो 5-6 प्रकार के डाटा स्टोरेज डाटा डाटा लेक में आके स्टोर होगा। और डाटा लेक से फिर आपका एनालिटिक्स चलेगा, और एनालिटिक्स से फिर आपका रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर पेमेंट वगैरह या कोई रिलेशनल डाटा का काम करना है, तो आपको सिक्वल डाटाबेस लेना पड़ेगा। तो ये मजबूरी हो जाएगी जब भी आपका रिलेशनल डाटाबेस है, जैसे कि इनवाइस जनरेट करना, इन्वेंट्री है, फिनांस के और भी काम है, सारा का सारा सिक्वल डाटाबेस में जाएगा। और कस्टमर प्रोफाइल वगैरह स्टोर करना है तो कॉस्मो डीबी में हम जा सकते हैं। यूजर का सेशन स्टोर करना है तो कॉस्मो डीबी में जा सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह के लिए भी कॉस्मो डीबी इस्तेमाल होता है। ग्लोबल एप्लीकेशन, अगर ग्लोबल यानी कि पूरे ग्लोबल से अगर डाटा को एक्सेस करना है, तो भी वो डाटा को हम कॉस्मो डीबी में रखते हैं, क्योंकि बहुत ही मिली सेकंड्स में बहुत हाई स्पीड में डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये होता है आपके एंटरप्राइज केस स्टडी बताए। बिजनेस रिजल्ट क्या हो सकता है कि अगर आप ये सब फॉलो करते हो, आपका ग्लोबल स्केलिंग है, आप पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेशन कहीं से भी चला सकते हो प्रॉपर स्पीड के साथ। लो लेटेंसी है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई है। एनालिटिक्स रेडी है, तो एप्लीकेशन में एनालिटिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एप्लीकेशन एनालिटिक्स के लिए बना ही नहीं है, और मैं उसमें एनालिटिक्स को जोड़ दूँ, तो आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्यूरी चलती है, बहुत डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपका डाटाबेस, कस्टमर का डाटा तो संभाल नहीं पा रहे, तो एनालिटिक्स का डाटा का लोड डाल देंगे तो वो बैठ जाएगा पूरा। तो लेकिन आपको फिर उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा, कभी एनालिटिक्स के लिए मुझे डाटा लेक बनाना पड़ेगा। फिर डिजास्टर रिकवरी का मैंने बताया, रेप्लिका, जो रेप्लिका वगैरह जो बन रहा था, वो क्यों बन रहा था?
क्योंकि एक डाटा सेंटर ही अगर डाउन हो जाए तो भी हमारा एप्लीकेशन चलता रहे, क्योंकि दूसरे डाटा सेंटर पे सेम उसका डुप्लीकेट चीज रखा हुआ है और वो वहां से चलना चालू जाएगा एप्लीकेशन। फिर इसका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि भाई कॉस्ट के हिसाब से लेना है। अगर आपका बजट नहीं है और आप डाटा लेक का सलाह दे दोगे, ऐसा नहीं होता, बहुत महंगा पड़ जाएगा डाटा लेक। इससे भी महंगा जो है एजोर का फैब्रिक्स है। फैब्रिक्स की कॉस्ट लाखों रुपए पर मंथ है। तो हमको बजट भी देखना पड़ता है, जब हम डिजाइन करते हैं तो हम बजट को देख करके फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या लेना है। आर्किटेक्चरल मैसेज क्या दिया, एप्लीकेशन क्रिएट डाटा, आर्किटेक्चर डिसाइड वेयर दैट डाटा lives, how fast it moves, and how safely it survives, राइट। तो एप्लीकेशन डाटा तो क्रिएट करता है, क्रिएट करेगा ही, डाटा के बिना तो एप्लीकेशन ही काम नहीं करता। लेकिन वो डाटा कहाँ स्टोर होना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए, है ना, क्या उसकी सेफ्टी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो रहती पॉलिसी वगैरह, ये सारा जो है आर्किटेक्ट जो है डिसाइड करता है। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के वे से आप सोचना चालू करो, और एज ए डेवलपर, एज ए कोडर अपने आप को खत्म करो। एआई का जमाना आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको यूज करना है, ताकि आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहे। तो थैंक यू टीम, आज का सेशन यहाँ पर हम खत्म करते हैं। कल के सेशन में